हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला थ्योरी जो है वो आपका मर्केंटिलिज्म थ्योरी, जो आपका 1500 से लेकर 1700 के बीच में दिया, मतलब मेनली फेमस था। ठीक है। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक रेंज दिया हुआ है 1500 से 1700 का। ठीक है। अब ये कोई स्पेसिफिक बुक से नहीं उठाया गया है, ये आपका हिस्टोरी में ऐसा प्रैक्टिस किया था हिस्ट्री में, इसलिए इसको इस थ्योरी को हम लोग कंसिडर करते हैं। इसको मेनली प्रमोट किए थे थॉमस मन 1630 में, जो एक इंग्लिश मर्केंटलिस्ट राइटर थे। ठीक। अब इसमें मेन क्या बोला था सो समझिए। इसमें मेनली बस बोला यह जाता है कि कंट्री का जो वेल्थ है, एक नेशन का जो वेल्थ है, उसका गोल्ड और सिल्वर उसको डिसाइड करता है। यहाँ पर वो गोल्ड और सिल्वर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ठीक है। उनका बस मानना था कि भाई जिस कंट्री में जितना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर रहेगा, उस कंट्री का नेशन का वेल्थ उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए इक्वल टू है। ठीक। ये एक्चुअली मेनली ये कंसिडर किया ना, जिसको जहाँ पे एक समय हम लोग गॉड मनी बोलते थे, जहाँ पर गोल्ड, ऑयल और डायमंड को कंसिडर किया जाता था। ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब इसी में बोला जाता है कि कंट्री शुड एम फॉर ट्रेड सरप्लस, यानी कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड सरप्लस पे फोकस ज्यादा किया जाता था इस थ्योरी पे। जहां पर क्या होता है ट्रेड सरप्लस बोलने का मतलब, यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए आपका इंपोर्ट से। ठीक है। आगे है ट्रेड जनरेट नेशनल वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। वो ये भी मानते थे कि जितना ज्यादा आपका ट्रेड सरप्लस में रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा आपका ट्रेड दूसरा कंट्री से होगा, उतना ही कंट्री का वेल्थ बढ़ेगा, उसका पावर बढ़ेगा, उसका प्रेस्टीज, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है। आगे देखिए क्या क्या फीचर है इसका। उनका कहना था कि भाई एक्सपोर्ट ब्रिंग, मतलब अलग अलग एक्सपोर्ट कीजिए और गोल्ड और सिल्वर कंट्री में लेकर के आइए। दूसरा कंट्री को एक्सपोर्ट कीजिए, लेकिन दूसरा कंट्री से गोल्ड और सिल्वर लेकर के आइए। ठीक है। अब इसमें था, उनका कहना था कि इंपोर्ट जो होता है काउजेज ऑफ वेल्थ, मतलब आउटफ्लो ऑफ वेल्थ। अगर जो इंपोर्ट सब होता है, आप अगर ऑब्वियस इंपोर्ट कराइएगा अपना कंट्री में, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट्स करना पड़ेगा। तो उनका कहना था कि भाई अपना कंट्री से दूसरा कंट्री में पैसा जाएगा, इसलिए वो इसको मना करते थे। ठीक है। अब साथ ही साथ वो इसको भी सपोर्ट करते थे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, और क्या क्या करे, गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और जितना हो सके एक्सपोर्ट को प्रमोट करे सब्सिडी के द्वारा। अभी भी होता है। ठीक है। और वो ये भी चाहते थे कि भाई इंपोर्ट को जितना लिमिट लगाया जा सके रिड्यूस करना चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए, जितना लिमिट लग सके लगा देना चाहिए वाया टैरिफ और कोटास। ये अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री पे टैरिफ लगा रहे हैं, और टैरिफ लगाने से क्या होगा, ऑब्वियस है उस कंट्री का इंपोर्ट घट जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस थ्योरी को मेनली क्रिटिसाइज किए थे डेविड ह्यूम 1752 में। ठीक। वो कह रहे थे कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस काउज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज मनी सप्लाई। अगर केवल एक्सपोर्ट कीजिएगा तो ऑब्वियस है आपका कंट्री में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो आपका मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियस है आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये यहीं पर यही बात बोला गया है। हालांकि इसका देखभाल करने के लिए हम लोग का देश में आरबीआई है, जहां पर एकदम से फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़ जाए तो उसको आरबीआई कंट्रोल करती है। उस फंक्शन का नाम क्या है, स्टेरलाइजेशन फंक्शन। आई होप आप सुने होंगे। ठीक है। आगे आते हैं। इन्फ्लेशन लीड्स टू कॉम्पिटिटिवनेस। अब ऑब्वियस है इन्फ्लेशन आएगा तो भाई कॉम्पिटिटिवनेस कम होगा। ठीक है। ट्रेड सरप्लस कैन नॉट बी सस्टेन इंडेफिनेटली। ट्रेड सरप्लस लंबे समय तक अच्छा नहीं रहता है, वो ऑब्वियस है एक समय बाद आप ही को नुकसान पहुंचाने लगेगा। ठीक। अब इसमें क्या क्या दिक्कत है तो देखिए, इस थ्योरी में मेन दिक्कत ये था कि एज्यूम ट्रेड इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेन बोलने का मतलब ये वो मान के चलते थे कि एक कंट्री का गेन दूसरे कंट्री का लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता रियलिटी में। ठीक है। रियल दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, खासकर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, इसको रिजेक्ट कर दिए। ठीक। और उनका कहना था कि भाई हर कंट्री को ट्रेड से बेनिफिट मिल सकता है, और जहां पर हर कंट्री को ट्रेड से बेनिफिट मिलेगा उसको बुलाता है क्या, पॉजिटिव सम गेम। ठीक है। जहां पर हर कंट्री को बेनिफिट्स मिले उसको बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम, पॉजिटिव सम गेम। और जहां केवल एक कंट्री को बेनिफिट्स मिले उसको बोला जाता है जीरो सम गेम। इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब क्रिटिसाइज का और भी कारण देखिए। अब करंट सिनेरियो में क्या होता है, या पहले भी होता था, कि जो चाइना था ना वो न्यू मर्केंटलिज्म को फॉलो करता था। ये क्या होता है बाद में देखेंगे।
कीपिंग, अब वो करता क्या था इसमें कि अपना करेंसी को अंडर वैल्यू करता था, वैल्यू कम रखता था ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर सके। देखिए कोई भी कंट्री उसी कंट्री से परचेज करना चाहेगा जहां पर सामान जो है यानी कि जो गुड्स है वो क्या हो, चीपर रेट में मिले। ठीक है, अब चीपर रेट में मिले इसके लिए आपको चाहिए कि आपका करेंसी का वैल्यू कम होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़े हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा, अगर आपका करेंसी बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा ऊपर जाएगा तो आपका एक्सपोर्ट नीचे आएगा। ठीक है, आपका करेंसी जितना कम पावरफुल होगा उतना ही आपका एक्सपोर्ट ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये एक मेन बेसिक इकोनॉमिक्स है, आपको आई होप आपको आइडिया हो। अब आगे क्या है, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। केवल एक्सपोर्ट को प्रमोट करना अच्छा नहीं है। एक्यूमुलेटिंग ट्रेड सरप्लस एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हम लोग को देखते हैं दूसरा थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा। मर्केंटलिज्म इग्नोर्ड म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि पॉजिटिव सम गेम को इग्नोर कर रहा था। वो किस पे फोकस कर रहा था, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम बोलने का मतलब क्या था कि जहां पर एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। इसमें एडम स्मिथ फिर आए और एक एब्सोल्यूट एडवांटेज दिए, दूसरा थ्योरी। अब और आगे बढ़ते हैं। अब न्यू मर्केंटलिज्म देख लीजिए। न्यू मर्केंटलिज्म इज मॉडर्न ट्रेड पॉलिसी वेयर द गवर्नमेंट प्रमोट्स एक्सपोर्ट, लिमिट इंपोर्ट, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंक्रीज नेशनल वेल्थ एंड पावर। फर्स्ट क्लास एग्जांपल है चाइना। सिंपल भाषा में न्यू मर्केंटलिज्म बोलने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए, दूसरा कंट्री का इंपोर्ट, दूसरा कंट्री से इंपोर्ट नहीं कीजिए। अपना अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बचाइए, दूसरा कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट को पूरा एक्सप्लॉइट कीजिए। चाइना आज के डेट में यही करता है। ठीक है, इसको बोला था क्या, न्यू मर्केंटलिज्म। जहां पर एक्सपोर्ट जितना हो सके चाइना पूरा एक्सपोर्ट करती है, दूसरा कंट्री को इंपोर्ट करने से रोक लेती, अपना कंट्री को इंपोर्ट करने से रोकती है, और कभी नहीं चाहती कि दूसरा कंट्री में इन्फ्लुएंस डाले। आपको आई होप आपको आइडिया, वहां पर यूट्यूब, गूगल ये सब बैन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये 1776 में दिया गया था। इसमें एक फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, कौन लिखे हैं, एडम स्मिथ। इसमें क्या बोला था, देखिए, ए कंट्री शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स इन विच इट प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली देन अदर नेशन। उनका कहना था कि भाई एक कंट्री को केवल वही गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें वो इफिशियंट हो, यानी कि प्रोडक्शन में वो खुद अपना एक्सेलेंस हासिल करके रखा हो। ठीक है, वो खुद एक्सेलेंट हो उस चीज में, प्रोडक्शन करने में, उसी चीज को वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, ट्रेड इज पॉजिटिव सम गेम, वो भले मान के चलते थे ट्रेड पॉजिटिव सम गेम है, बोथ पार्टीज कैन गेन। स्पेशलाइज इन गुड्स एंड एब्सोल्यूट प्रोडक्ट एडवांटेज, यानी कि सीधा सीधा बोलने का मतलब है जिसको बनाने में आपको, जो बनाने में जो चीज को कम खर्च आ रहा है, जिसमें आप एक्सेलेंस हासिल करके बैठे हैं, आप उसी चीज का प्रोडक्शन कीजिए और उसी को एक्सपोर्ट कीजिए। उनका मेनली ऐसा मानना था। अब इसी के देखिए आगे लिखा हुआ है ट्रेड फॉर गुड्स वेयर अदर कंट्री हैव एडवांटेज, और जिस कंट्री को, और जो कंट्री उस काम में महारत हासिल करके बैठा है उससे आप दूसरा अपना कंट्री में इंपोर्ट कराइए। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अपना कंट्री जो है मेडिकल इंडस्ट्री में अभी बहुत अच्छा है, मेडिकल इंडस्ट्री हो गया, आपका आईटी इंडस्ट्री हो गया, तो हम लोग को ये कंट्री, ये क्या करना चाहिए, ये हम लोग को करना चाहिए एक्सपोर्ट। ठीक है, अब बात कीजिएगा वेपन बनाने में अच्छा कौन कौन कंट्री है, तो हम लोग ये करेंगे एक्सपोर्ट। वेपन बनाने में अच्छा कौन कौन कंट्री है, वेपन बनाने में अच्छा है आपका रसिया, आपका अमेरिका, आपका फ्रांस। तो इस सब कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, इस सब कंट्री से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं क्या, डिफेंस का गुड्स, यानी कि वही रफाल सफेल हम लोग फ्रांस से खरीदे हैं, S-400 हम लोग अमेरिका से खरीदे हैं। तो ये वही बोलना चाह रहा है कि हम लोग भाई अगर आईटी में और मेडिकल में अच्छा है तो इसको करेंगे हम लोग एक्सपोर्ट, और जो कंट्री जैसे डिफेंस में अच्छा है तो कौन कौन, रसिया, अमेरिका, फ्रांस, तो इन सब से हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट। तो जो जिसमें अच्छा है वहां से वो चीज इंपोर्ट कर लीजिए, यही है इसका कहने का मतलब। अब देखिए एग्जांपल में, इंग्लैंड एडवांटेज इन टेक्सटाइल और फ्रांस एडवांटेज इन वाइन। ये फ्रांस अपना परफ्यूम, वाइन, इन सब के लिए भी बहुत फेमस है, केवल वेपन्स के लिए नहीं। ठीक है, इंग्लैंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एंड इंपोर्ट वाइन्स। ये अगर इंग्लैंड को अगर करना हो तो क्या करेगा वो भाई, वो इंग्लैंड आपका फ्रांस से वाइन खरीदेगा और उसको क्या बेच देगा, टेक्सटाइल। यही बोलना चाह रहा है। प्रैक्टिकल केस, ये रियल लाइफ एग्जांपल था किताब में। फिर भी हम लोग को दूसरा थ्योरी में मूव ऑन करना पड़ा, कारण क्यों, ये थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ट्रेड व्हेन वन कंट्री इज बेटर एट एवरीथिंग। अगर कोई कंट्री सब कुछ में अगर अच्छा हो तब क्या करना चाहिए उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हम लोग दूसरा थ्योरी में पढ़ना पड़ा।
और दैट्स वाई रिकार्डो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाज नीडेड। अब रिकार्डो का जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी है वो आता है लाइन में। अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी देखिए क्या है, इसमें जो बुक लिखा गया है वह प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1817, कौन लिखे हैं इसको, डेविड रिकार्डो। इसमें मेन आइडिया क्या था, इवन इफ कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स इट शुड स्टिल स्पेशलाइज इन गुड्स वेयर इट हैज ग्रेटेस्ट रिलेटिव एफिशिएंसी। भले ही कोई कंट्री सारा गुड्स क्यों ना बनाता हो, पर उसमें भी कोई एक गुड में वो किसी एक में वो बहुत स्पेशलाइज होगा, ठीक है, किसी एक गुड्स में वो बहुत महारत हासिल करके बैठा होगा। जैसे अमेरिका बहुत तरह गुड्स बनाता है, ऐसा कोई शक नहीं, इसमें कोई शक का बात नहीं है। पर अगर जनरली देखा जाए तो अमेरिका आपका वेपन में बहुत आगे है, ठीक। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेदर देन एब्सोल्यूट कॉस्ट। ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मेनली फोकस करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, घाना हैज, एक कंट्री का नाम है ये, घाना हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ कोका एंड वाइन, ठीक है। अब बट इट कॉम्पिटिटिव बेटर एट कोका। अब कोका, घाना जो है बहुत ही अच्छा एडवांटेज होल्ड करता है राइस प्रोडक्शन में और कोका में, लेकिन वो ज्यादा अच्छा करता है क्या, अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो है आपका कोकोआ, ठीक है। सो घाना शुड प्रोड्यूस कोकोआ एंड ट्रेड फॉर राइस विद साउथ कोरिया। अब भले ही वो घाना वो दोनों में अच्छा है, लेकिन किसी एक में वो बहुत बेटर है, तो भाई जिसमें बहुत बेटर है उसको वो एक्सपोर्ट करे, और जिसमें वो थोड़ा कम अच्छा है उसको वो ट्रेड कर ले। जैसे यहाँ पर साउथ कोरिया से वो राइस को ट्रेड करने बोल रहा है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या था, बोथ कंट्रीज कंज्यूम मोर देन दे कुड विदाउट ट्रेड। यानी कि बोथ कंट्रीज यहाँ पर आपका कंज्यूम कर सकता है गुड्स को, ठीक है, बिना किसी इशू का। ट्रेड इंक्रीजेस ओवरऑल इफिशिएंसी एंड आउटपुट, ये तो नॉर्मल चीज है। अब दूसरा थ्योरी में जाने की जरूरत क्यों पड़ा, रिकार्डो मॉडल ओनली यूज लेबर फैक्टर्स, यानी कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए जो इस्तेमाल ये कर रहे थे उसमें वो केवल लेबर फैक्टर को कंसिडर किए थे। अब इसी के बाद हेक्सर एंड ओलिन ऐड करते हैं कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू इंप्रूव रियलिज्म। इसी के बाद आपका कैपिटल और नेचुरल यानी कि मशीन को भी इंट्रोड्यूस किया, ये केवल लेबर को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें दो इकोनॉमिस्ट हैं, एक एलिक हेक्सर 1919 और एक वर्टिल ओलिन 1933 में। इसमें क्या मेनली बोला गया था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम्स ऑन फैक्टर इंडोमेंट। फैक्टर इंडोमेंट यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, यानी कि सब कुछ, ठीक है, रिसोर्स जिसमें आप स्ट्रांग हो, इसमें आपको क्या आ जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज अबंडेंट रिसोर्सेज। इस थ्योरी में बोला गया कि जिस आपका कंट्री में जिसका रिसोर्सेज बहुत ही अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, उसको आप एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक। कंट्रीज इंपोर्ट गुड्स दैट आर यूज स्केयर रिसोर्सेज, और जिसमें आपका कंट्री के पास जो रिसोर्सेज का कमी है, ठीक है, आपका रिसोर्स एकदम लिमिट में है, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि जितना भी आपका ओपेक कंट्रीज है, ऑयल एक्सपोर्टिंग, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये लोग क्या करेगा, ये लोग ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक। इंडिया ऐसा कंट्री क्या करती है, इसको इंपोर्ट करती है, और हम लोग क्या सेल करते हैं, हम लोग आईटी सेल करते हैं, ठीक है। अब ये किसने फोकस कैसे हो, देखिए, एम्फेसिस डिफरेंस इन फैक्टर एबिलिटी नॉट प्रोडक्टिविटी, यानी कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या अवेलेबल है आपका प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो लोअर कॉस्ट में आ सके, ठीक है। मेन तो प्रोडक्शन का कॉस्ट ही निकालना था। प्रोडक्शन वो मैटर नहीं करता, किसमें कम खर्च आएगा वो ज्यादा मैटर करता है इसको बनाने में। जैसे कि मोर अबंडेंट फैक्टर, लोअर कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स यूजिंग दैट फैक्टर। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कम आना चाहिए। सिंपली आपको ये नहीं देखना है भाई कि आपके पास वो अबंडेंट मात्रा में बस उसका एक्सपोर्ट किया जाए, नहीं, आपको ये भी फोकस करना है कि आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर जो अवेलेबल है, वो आपको कम खर्च में बना के दे, कॉस्ट एकदम कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इससे आप लंबा समय तक एक्सपोर्ट कर पाइएगा। एग्जांपल देखिए, यूएसए एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर गुड्स। अब देखिए उसके पास लैंड बहुत अबंडेंट मात्रा में है, तो केवल उससे ही काम नहीं चलेगा। आपका लैंड के पास बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पे आपको एकदम कम खर्च भी आना चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए वो रिसोर्सेज तो अवेलेबल है अबंडेंट मात्रा में, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारा है, एकदम ह्यूज अमाउंट मात्रा में है, लेकिन उसका प्रोडक्शन करने में, उसे उसको एक्सट्रैक्शन करने में आपको बहुत हैवी कॉस्ट आएगा, तो भाई वो फिजिबल नहीं होता है। अब जैसे कि जितना भी ओपेक कंट्री है, ये लोग जब ऑयल निकालती है
ऑयल नेचुरल गैस निकालते हैं तो इन लोगों का खर्चा भी कम आता है, ठीक है, इन लोगों का उसको निकालने का। अब लेकिन माना जाता है कि शायद पाकिस्तान के पास भी अच्छा खासा नेचुरल गैस है, अब उसके पास लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो निकालेगा उसको बहुत खर्चा आ जाएगा, तो ये कंट्री वो करे वो शोभा नहीं देती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चाइना एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, ठीक है, चाइना जो आपको लेबर लगा करके गुड्स बनाने में अच्छा, हालांकि ये थ्योरेटिकली सही है पर प्रैक्टिकली उतना सही नहीं है। की पॉइंट्स देखिए, थ्योरी एक्सप्लेन पैटर्न ऑफ ग्लोबल ट्रेड बेस्ड ऑन रिसोर्स एबिलिटी, किस कंट्री के पास जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसी के हिसाब से, और कौन किस में कम खर्चा बना रहा है वो इस फोकस करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्यों हम लोग है, टेस्टेड बाय लेओन्टिफ यूजिंग यूएस डाटा थ्योरी फेल सो लेओन्टिफ पैराडॉक्स चैलेंज। अब एक नया थ्योरी आया, अब सीधा उसी को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपका लेबर कॉस्ट देखते हैं। वो था आपका ये वाला लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या था, इसको प्रपोज किए थे कौन, वेस्ले लियोन्टिफ 1953 में। ये सिंपली समझ लीजिए, ये एक अजीब सा प्रोडिक्शन दिए थे जहां पर वो नोटिस किए कि यूएस का जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, ठीक है, एक गुड्स और मशीन के द्वारा बनाते हैं, वो शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड एंड इंपोर्ट लेबर। ये इस थ्योरी में बोला जाता है, मतलब आसान भाषा में जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो आपका एक्सपोर्ट करे, ये पढ़िए इसको, द यूएस कैपिटल अबेंडेंट कंट्री शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। मतलब अपना कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट करे लेकिन लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करे, ऐसा उस थ्योरी में बोला गया। जैसे यहां पर देखिए वो क्या नोटिस किए, तो सो देखिए, यूएस एक्सपोर्ट्स वेर लेस कैपिटल इंटेंसिव देन इट्स इंपोर्ट। यूएस जो एक्सपोर्ट किया था वो मतलब वो कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि मशीन को कम, जो मशीन से इस्तेमाल किया हुआ टेक्नोलॉजी था उसको वो कम एक्सपोर्ट कर पाया था, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा किया था क्या, लेबर इंटेंसिव को। बस इतना ही बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं। उसका जो उनका जो ट्रेड, उनका जो बैलेंस शीट नहीं, मतलब जो भी वो जिस पे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट, उस पर वो मेनली देखने को यही मिला कि यूएस एक आपका कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है, लेकिन उसको वो एक्सपोर्ट कम किया है इंपोर्ट से, ठीक है, यानी कि वो कैपिटल अपना टेक्नोलॉजी को, कैपिटल इंटेंसिव को एक्सपोर्ट कम कर पाया है, लेकिन जो इंपोर्ट है लेबर इंटेंसिव को वो ज्यादा इंपोर्ट किया। बस वो यही बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पैराडॉक्स, यूएस में स्पेशलाइज इन इनोवेटिव गुड्स दैट नीड मोर ह्यूमन कैपिटल लेबर देन फिजिकल कैपिटल, ठीक है। इंपोर्ट्स में भी कैपिटल इंटेंसिव नीडेड मोर ट्रेडिशनल कैपिटल, ये वो उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे। व्हेन टेक्नोलॉजी फैक्टर्स इज एचओ थ्योरी बिकम्स मोर एक्यूरेट, यानी कि हेक्सर एंड होली थ्योरी यहाँ पर ज्यादा सही पाया गया। और हम लोग लास्ट नेक्स्ट थ्योरी में क्यों गए, टू एक्सप्लेन सच एनोमलीज टेक्नोलॉजी बेस्ड थ्योरीज टेक्नोलॉजिकल गैप प्रोडक्ट, ये सब आपका अगला हम लोग दूसरा में देखेंगे। तो यहाँ पर जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स थे ये सिंपली यही नोटिस किए थे कि भाई जो अमेरिका एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होकर के, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होकर उसका एक्सपोर्ट वो कम किया था। अब कैपिटल इंटेंसिव होने के बाद भी जो लेबर इंटेंसिव वाला जो वर्क है, लेबर इंटेंसिव वाला जो वर्क है उसको वो इंपोर्ट ज्यादा किया था, समझ में आया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो ऊपर में है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी देखते हैं, इसको जी हार्वेलर दिए थे 1936 में। इनका जो फेमस बुक था वो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पब्लिश इन 1936। कोर आइडिया क्या था इसमें देखिए, Habler replaced the outdated assumption of classical trade theory by introducing opportunity cost and production possibility curve। इन्हीं का थ्योरी में आपका ये सब आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। He showed that international trade can be explained using opportunity cost rather than just labor productivity। यानी कि इसमें वो बताएं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं rather than सिंपली लेबर प्रोडक्टिविटी का हेल्प से। अब देखिए इसमें इंप्रूवमेंट क्या किया गया था, ये रिकार्डो का थ्योरी था, ये हार्वेलर का थ्योरी था। कंसिडर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
यानी कि लेबर को ही केवल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर किए थे, और ये आपका मल्टीपल को कंसिडर किए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, यानी कि मशीन को, लेबर को, सबको कंसिडर ये किए थे। ठीक है, ये केवल कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात करते थे, और ये अलाउ करते थे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट सबका। ठीक, यूजेस ऑफ लेबर, केवल लेबर को यूज करते थे, और ये यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कंपैरिजन। ठीक, नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोड्यूस पीपीसी कर्व। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिस्क देखिए, ए कंट्री गेन बाय स्पेशलाइजिंग इन गुड्स फॉर विच इट हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉट जस्ट लेबर इनपुट। यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम लोग ये भी बोलते हैं कि भाई केवल जिसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन है, केवल वो देखिए, साथ ही साथ जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका कम आए वो भी देखिए। ठीक है, अदर थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा? इवन दो हार्बलर इम्प्रूव रिकार्डो थ्योरी, ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई कंट्री हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसी के बीच में फिर क्या आया था आपका फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और देखते हैं हम लोग, ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक है आपका लास्ट, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी सीधा आपको कौन दिए थे? रेमंड वर्नन 1960 में। इसको ऑब्जर्व किए थे यूएस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पैटर्न के द्वारा। इसमें जिस तरह एक प्रोडक्ट का अलग अलग लाइफ साइकिल होता है, यहाँ पर भी है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में सिंपली क्या बोला था? न्यू प्रोडक्ट डेवलप एट डेवलप कंट्री, यूजुअली यूएस। जनरली माना था कि भाई एक नया प्रोडक्ट आपका डेवलप कंट्री लॉन्च करके देगा। इनिशियली प्रोड्यूस एंड सोल्ड डोमेस्टिकली ड्यू टू अनसर्टेन डिमांड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जेरॉक्स फोटोकॉपियर, ये यूएस किया था और अपना पहले फुलफिल किया। ठीक है, अपन नया, देखिए ऑब्वियस है, इंट्रोडक्शन स्टेज में पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उसको प्रचार प्रचार करते हैं, इस टाइप का। फिर दूसरा है आपका ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या बोलता है? एक्सपोर्टेड टू अदर डेवलप्ड नेशन। एक बार जब अपना डोमेस्टिक नेशन फुलफिल हो जाए, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था ना, इनिशियली प्रोड्यूस एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। ठीक है, एक बार जब अपना कंट्री का डोमेस्टिक पर्पस फुलफिल हो जाए, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे, जब और भी ग्रो कर देंगे, जो कमी रहेगा उसको हटा देंगे। फॉरेन प्रोडक्शन बिगिंस एंड डिमांड राइजेस, और भी प्रोडक्शन करते जाएंगे जैसा डिमांड, ऑब्वियस सी बात है, और जो जो कमियां हटाते चलेंगे। फिर आपका मैच्योरिटी स्टेज, जहां पर आपका एक प्रोडक्ट बिकम स्टैंडर्डाइज, यानी कि आपका प्रोडक्ट एकदम पीक पे चला जाएगा, जहां पर आप बेस्ट स्टेज पे पहुंच जाइएगा। प्रोडक्शन शिफ्ट टू लोअर कॉस्ट कंट्रीज, उसके बाद इसका प्रोडक्शन हम लोग वहां से कराना पसंद करेंगे जहां पर हम लोग क्या पड़े? लोअर कॉस्ट पड़े। लोअर कॉस्ट पड़े, जैसे अमेरिका देखिए आईफोन का प्रोडक्शन कहाँ से कराती है? चाइना और इंडिया से कराती है। द ओरिजिनल इनोवेटर में नाउ बिकम्स एन इम्पोर्टर। अब इसमें होगा क्या कि अब जैसे कि देखिए इसी केस में चाइना, आईफोन का एग्जांपल लीजिए, कंट्री कहाँ का है? एप्पल, अमेरिका का। प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में। तो अल्टीमेटली फोन चाइना वाला से इंपोर्ट करता है कि नहीं आपका अमेरिका। और लास्ट में आपका आएगा डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में ग्लोबल मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपका प्राइस वॉरफेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब धीरे धीरे चाइना से मोबाइल कहाँ बनने लगा? इंडिया में। तो चाइना को अभी से जलन होने लगा है। अब इसका लिमिटेशन देखिए, एज्यूम यूएस इज ऑलवेज इनोवेटर। इनको लगता था किसी किसी के दिमाग में ना, यूएस यानी कि अमेरिका, अमेरिका ग्रेट, ये कुछ ज्यादा ही दौड़ता है। ये पहले भी दौड़ता था, आज भी दौड़ता है। ठीक है, इनोवेशन इज नाउ ऑल्सो कम फ्रॉम जापान, कोरिया। ऑब्वियस सी बात है, जितना बेटर डिस्प्ले साउथ कोरिया का सैमसंग कंपनी, सैमसंग का बनाया वैसा डिस्प्ले आज तक कोई बनाने नहीं सका है, ना ही कोई बना पाएगा। ये बोलना गलत होगा, ना ही कोई बना पाएगा। लेकिन अभी जितना बेस्ट सैमसंग का है, एप्पल का तो नहीं है। एप्पल खुद अपना डिस्प्ले सैमसंग से खरीदती है। अब साइमल्टेनियस ग्लोबल लॉन्च, ये डिक्लाइन होने का कारण बनेगा। नया थ्योरी पड़ा क्योंकि कुड नॉट एक्सप्लेन ट्रेड बिटवीन सिमिलर नेशन। अगर सिमिलर नेशन टाइप का होगा, दोनों का अगर इनोवेटिव कंट्री होगा, तब भाई क्या किया जाए, उस केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया था। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 में हम इतना ही हम लोग देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।